वेलकम टू आर एस क्लास साथियों। मैं कौशल सिंह आर एस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास का एमसीक्यू, जो कि आज आपका एग्ज़ाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में आने हैं। एग्ज़ाम करने से पहले अगर आप देख जाओगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा बाद में कि अगर ये वीडियो हम देख लेते तो शायद कुछ ना कुछ इसमें से आ जाता। तो जो पिछले एमसीक्यू पेपर हुए हैं, जो पिछले पेपरों में से मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ, इसमें से जो पिछले प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उन्हीं में से ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेके आया हूँ, जो कि इस बार आने की संभावना है। तो मेरे साथ बने रहिए, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं आज के एमसीक्यू, और बने रहिए, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। चलिए ये आता है आपका पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। यानी अधिनियम कौन सा है जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है साथियों? वह अधिनियम है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1935। आंसर होता है इसमें आपका ए, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1935 अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीकी के भाग नहीं है? पीयर ट्यूरिंग है ये, पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है। तो ये नहीं है आपका व्याख्यान देना। क्या नहीं है आपका? व्याख्यान देना प्योर शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है। आंसर हो जाता है डी इसमें आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये है अगला प्रश्न। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी साथियों? तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी आपकी 120। आंसर होता है इसमें आपका ए। अगर मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है तो बुद्धि लब्धि 120 होगी साथियों। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बुद्धि लब्धि होगी उसकी 120 साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, ये कहता है आपका, अगला प्रश्न आता है, ये कहता है मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी ये कहता है जो मौखिक परीक्षा जो कराई जाती है उसका क्या उद्देश्य है कराने का? देखिए पढ़ते हैं आंसर। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचान करना। जी बिल्कुल सही बात है, कठिनाइयों की पहचान होती है इससे। भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को तृप्त करने की क्षमता की जाँच करना। बिल्कुल सही है। आंसर हो जाता है इसमें डी आपका, उपयुक्त सभी आंसर हो जाता है इसमें आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये 5वां। ये क्या कहता है? ये कहता है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा माध्यम होगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा माध्यम होगा? देखिए वो होगा आपका सृजनात्मक क्रियाकलाप। आंसर होता है इसमें आपका बी, सृजनात्मक क्रियाकलाप निम्न में से अच्छा माध्यम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवा आपका क्या कहता है? छठवा आपका प्रश्न आपका आ जाता है ये स्क्रीन पे। ये कहता है आपका, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। यानी निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो प्रावधान किया जा सकता है साथियों समावेशित शिक्षा द्वारा। आंसर होता है इसमें आपका सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये देखिए, ये क्या कहता है? थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा, अब आ गया। चलिए ये कहता है आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों को उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीके को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों को कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है। यानी जो विद्यार्थियों के जो उनका निर्देशात्मक तरीका है उसे बेहतर बनाने के लिए कौन सा इसमें से सबसे अच्छा रहेगा? तो ये रहेगा आपका रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन सबसे अच्छा रहेगा। आंसर हो जाता है इसमें ए साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर ये साथियों। अगला प्रश्न आता है ये क्या कहता है? ये कहता है, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपनी वातावरण का अन्वेषण करते हैं। यानी शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। ये करते हैं आपका साथियों संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा। आंसर होता है इसमें आपका बी साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका यह आ जाता है, विकास की किस अवस्था को गैंग्स एज कहा जाता है? विकास की
किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? गैंग एज है साथियों, गैंग एज कहा जाता है। तो ये गैंग एज कहा जाता है साथियों बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था क्या होती है हमारी? गैंग एज होती है हमारी बाल्यावस्था। आंसर होता है इसमें आपका ए साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये कहता है यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था साथियों? चलिए देखते हैं आंसर में। आंसर दे ये आगे आपके इसमें है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द ट्रेजर विद इन आंसर होता है इसमें आपका बी साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है ये स्क्रीन पे, थोड़ा छोटा करते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न आपका ये आ गया। ये कहता है शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? तो ये हो जाएगा आपका सृजनात्मक उपागम। कौन सा उपगम रखता है? सृजनात्मक उपागम। आंसर होता है इसमें आपका ए साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, देखिए अगला प्रश्न आपका ये आ जाता है। ये कहता है अधिगम प्रभावित होता है। अधिगम जो है वो किससे प्रभावित होता है साथियों? देखिए सामाजिक अंतक्रिया से, अंतर्वैदिक संबंध से, क्रियात्मक उपागम से। तो अधिगम जो है इन सभी से प्रभावित होता है साथियों। किससे होता है? अधिगम इन सभी से प्रभावित होता है। आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये। चलिए ये क्या कहता है? ये कहता है किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेता है? यानी ये किसने कहा है कि बच्चा संसार में लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेता है? ये कहा है हमारा नोम चॉम्स्की ने। किसने कहा है? नोम चॉम्स्की ने ये कहा है कि बच्चा जब संसार में जन्म लेता है तो लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेता है। नोम चॉम्स्की ने ये चीज़ कही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है आपका। अगला प्रश्न आता है ये, पहले प्रश्न रीड करते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है CWSN, ये CWSN है। ये CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? चलिए देखते हैं। देखिए कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? इनमें से गोलाकार बैठक व्यवस्था बिल्कुल सही है, गोलाकार बैठक व्यवस्था होगी, सही है। यहाँ पर टीचर अगर बैठ जाए। यू आकार बैठक व्यवस्था, ये यू आकार बैठक व्यवस्था होगी, यहाँ पर टीचर बैठ जाए। तो इसमें से दोनों ठीक है। आंसर हो जाता है इसमें आपका सी। दोनों आंसर हो जाते हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका ये। अगला प्रश्न आता है 15वां आपका। ये क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? यानी प्रक्षेपण परीक्षण इसमें से कौन सा नहीं है आपका? ये नहीं आपका 16 पर्सोनिलिटिन फैक्टर। 16 पर्सोनिलिटिन फैक्टर आपका प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। आंसर हो जाता है इसमें आपका सी साथियों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे का आंसर प्रश्न आ जाता है आपका ये क्या कहता है साथियों? ये कहता है संप्रेषण कौशल में निहित है। संप्रेषण कौशल में निहित है। देखिए संप्रेषण कौशल में क्या निहित है? बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा, लेखन। संप्रेषण कौशल में ये सारे निहित हैं साथियों। आंसर हो जाता है ये सभी। आंसर हो जाता है आपका ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न आपका ये आ जाता है मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। यानी मानव वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। ये होता है वंशानुक्रम से और वातावरण से। यानी दोनों से मानव विकास वृद्धि प्रभावित होता है। यानी मानव का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता भी होता है और वातावरण पे भी निर्भर होता है। देखिए मानव का जो वृद्धि और विकास आनुवांशिक और जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनमें भी, और वातावरण पे भी, जहाँ वो एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ वो रह रहा होता है, उस पर भी प्रभावित होता है। दोनों आंसर हो जाता है इसका आंसर। चलिए डी की तरफ 18 की तरफ चलते हैं। 18वां क्या कहता है? ये कहता है साथियों, मुझे ये कहता है 18वां CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीकी है। CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीकी होगी हमारी सहयोगात्मक अधिगम और सभी समूह शिक्षण। देखिए साथी समूह शिक्षण है ये। हाँ साथी समूह शिक्षण और सहयोगात्मक अधिगम दोनों हो जाते हैं इसका आंसर आपके सी। आंसर हो जाता है सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां आ जाता है आपका ये क्या कहता है? अभिप्रेरणा का परिणाम है। अभिप्रेरणा का क्या परिणाम है साथियों? अभिप्रेरणा का परिणाम होगा आपका लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। कौन सा है? आंसर हो जाता है इसमें आपका ए। अभिप्रेरणा का व्यवहार होगा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये कहता है समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। यानी समावेशित विद्यालय हैं उनमें बाल केंद्रित प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी साथी लचीली होनी चाहिए, निरंतर होती रहनी चाहिए और भागीदारी पूर्ण होनी चाहिए। यानी ये सभी होनी चाहिए, भागीदारी पूर्ण है ये साथी, भागीदारी पूर्ण होनी चाहिए, ये सभी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये कहता है अगला प्रश्न, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम है, देखिए, ध्यान देना, कूटकर्ण, भंडारण, प्रत्यस्मरण, प्रत्यस्मरण। देखिए प्रत्यस्मरण, तो ये सभी आपका है क्रम से, बिल्कुल ABCD क्रम से है, बिल्कुल सही क्रम है ये ABCD, यानी आंसर होगा इसमें आपका E। देखिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा करते हैं इसे। चलिए छोटा हो गया, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं, बहुत जल्दी उसे कार्य को छोड़ देते हैं, यानी बहुत जल्दी उसी कार्य को छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका साथियों, इसका आंसर होगा उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। यानी किसी कार्य को करते हैं और बहुत ही जल्दी उस कार्य को छोड़ देते हैं, तो उच्च श्रेणी कार्य कुशलता की आवश्यकता उसमें होती है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है ये, पाठ्यचर्या को पक्षों में बैठकर निर्धारित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या को पक्षों में बैठकर निर्धारित करना चाहिए। ये करना चाहिए संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनुगत्यात्मक, यानी ये सभी इनको पाठ्यचर्या को निर्धारण किया जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये कहता है निम्न में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? यानी निम्न में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? ये होता है पूर्व बाल्य अवस्था में। पूर्व बाल्य अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित हो जाता है साथियों। आंसर होता है इसमें आपका भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है आपका, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभा चालन निशिक्षक की दृष्टिकोण से निम्नलिखित है। देखिए क्या है इसमें से, इसमें होगा आपका उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मक, उच्च प्रतिबद्धता। आंसर हो जाता है इसमें आपका ए साथी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होता है आपका, देखिए अगला प्रश्न आता है आपका ये कहता है संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता है? देखिए कौन सी मुख्य विशेषता है बुद्धिमान व्यक्ति की? बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है अपने समय को एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, प्रत्यक्षीकरण कर पाना, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। ये सभी हैं इसके उपरोक्त सभी मुख्य सभी, यानी सारी ये विशेषताएं हैं इसकी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये स्क्रीन पे, ये कहता है आपका साथियों, चलिए ये कहता है आपका अगला प्रश्न, ये कहता है ये है मास्लो का सिद्धांत आधारित है। मास्लो का सिद्धांत आधारित है साथियों आवश्यकताओं पर। किस पर है? आंसर हो जाता है सी, इसका आवश्यकताओं पर सिद्धांत इनका आधारित है साथियों। चलिए 28वां कहता है आपका ये कहता है किस रक्षा व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं को गुण दूसरों के पर थोपता है। यानी व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपता है, तो ये थोपता है साथी प्रक्षेपण द्वारा। किसके द्वारा? प्रक्षेपण द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोप देता है। चलिए ये कहता है अगला प्रश्न, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसमें से ये होती है साथियों, आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए ये होती है अवलोकन विधि। कौन सी होती है?
अवलोकन विधि कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन के लिए सबसे सर्वाधिक होती है अवलोकन विधि। आंसर हो जाता है इसमें ए। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक करके साथ ही ज़रूर जाइएगा, ये आपकी रिक्वेस्ट है, और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।